Hello friends, welcome back to my channel in this English literature class which is related to BPSC TRE 4। सो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल पे कि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके इस तरह के इम्पॉर्टेंट क्लासेस के बारे में। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर गोइंग टू रीड three Victorian poets. First one is Alfred Lord Tennyson, second one is Matthew Arnold, third one is the Robert Browning, and then we solve some PYQs also. सो द फर्स्ट राइटर इज़ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जिसका टाइम पीरियड है 1809 से लेके 1892 तक। वी ऑल नो दैट ही वॉज एन इंग्लिश पोएट। सो वो इंग्लिश पोएट थे और इनको पोएट लॉरिएट थे ये ड्यूरिंग द क्वीन विक्टोरिया रेन। ओके, फिर इन्होंने पढ़ाई कहाँ की थी? ट्रिनिटी कॉलेज में। देन ही ऑल्सो बिकेम द मेंबर ऑफ द ग्रुप कैम्ब्रिज एपोस्ट्रल। ओके, इनका फ्रेंडशिप किसके साथ था? अर्थर हेनरी हैलम एंड ब्रुकफील्ड। देन अवॉर्डेड विद द चांसलर गोल्ड मेडल दैट इज फॉर टिम्बक्टू। 1829 में ये पब्लिश्ड हुआ था। नाउ इनके इम्पॉर्टेंट पोएम्स क्या क्या हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। सो पोएम्स, पहला है पोएम्स चीफली लिरिकल जो कि 1830 में पब्लिश हुआ था। इसके अंदर 3 पोएम है। क्लैरिबल, इजाबेल, मरियाना, दैट इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, और ये बेस्ड किस पे? मेजर फॉर मेजर। यू हैव हर्ड दिस नेम। ओके, देन द सेकेंड पोएम इज़ द लेडी ऑफ शैलॉट, द लोटस ईटर्स, ये सब इम्पॉर्टेंट है। फिर थर्ड वन इज़ द पोएम्स जिसके अंदर ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ठीक है, ये एलेजी है जो कि रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ हैलम। फिर लॉक्सले हॉल, ब्रेक ब्रेक पोएम भी इम्पॉर्टेंट है। देन द नेक्स्ट पोएम इज आइडल्स ऑफ द किंग, देन इनॉच आर्डेन तिथोनस जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ठीक है। क्रॉसिंग द बार एलेजी है, 1889 में आया था। इसमें नैरेटर ने यूजर्स के एक्सटेंडेड मेटाफोर को टू कंपेयर द डेथ को कंपेयर किया विद द क्रॉसिंग द सैंड बार बिटवीन द रिवर्स ऑफ लाइफ। देन द फॉरेस्टर्स जो कि प्ले है अबाउट रॉबिन हुड विथ इंसिडेंटल म्यूजिक बाय अर्थर सुलिवन। फिर कैपियोलोनी दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट पोएम। लोटस ईटर, ठीक है, जो कि इंस्पायर्ड है किससे? बाय हिज ट्रिप टू स्पेन विथ हिज फ्रेंड अर्थर हेनरी हैलम, ठीक है। इसमें 8 कोरिक सॉन्ग को इंक्लूड किया गया है और ये किस पे बेस्ड है? एपिसोड पे बेस्ड है, जो कि बुक 9 का होमर्स ओडिसीज है ना, उस पे बेस्ड है ये। इसका ओपनिंग लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड द लैंड, ठीक है। फिर ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। म्यूजिक दैट जेंटल ऑन द स्पिरिट लाइज दैन टायर्ड आईलिड्स अपॉन टायर्ड आईज। नाउ द नेक्स्ट पोएम इज़ यूलिसेस जो कि पब्लिश हुआ था 1842 में। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें कि कैरेक्टर जो है ना वो अपना अकेले बोल रहा है, वो कोई दूसरा कोई इन्वॉल्व नहीं है, जो कि अपने थॉट्स के बारे में, अपने फीलिंग्स के बारे में रीडर्स को बता रहा है या अदर कैरेक्टर्स को बता रहा है। तो यहाँ पे प्रेजेंस तो फील किया जाएगा ऑडियंस का, बट देर इज़ नो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ देम। ओके, सो दिस इज ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड इट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ओके, मोनोस का मतलब होता है अलोन, अकेला व्यक्ति, ठीक है, एंड लोगोस का मतलब होता है स्पीच। सो रॉबर्ट ब्राउनिंग को मास्टर कहा जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। सो यूलिसेस जो है उसमें डिस्क्रिप्शन है ट्रोजन वॉर के बारे में। ये रिफ्लेक्ट करता है एक पैशन फॉर नॉलेज के लिए और एडवेंचर के लिए। इसका कंक्लूडिंग लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू इल्ड। देन another important line is, it may be shall touch the happy easels and she the great Achilles whom we knew. फिर gleams that unraveled world whose margins fade forever and forever when I love. So ये जो है ये important lines है poem के।
अगर आप लोगों को कंटेंट और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। नाउ द नेक्स्ट पोएम इज़ इन मेमोरियम, जो कि पब्लिश हुआ था 1850 में। एलेजी है, और एलेजी जो है ना वो डेथ पे लिखा जाता है, दैट इज़ वाई दैट इज़ कॉल्ड एलेजी। ओके, सो ये जो है ये लिखा गया है किसके डेथ पर? अर्थर हेनली हैलम के डेथ पर, जो कि वो फ्रेंड थे, ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के, जिनका डेथ हो गया था सेरेब्रल हेमोफोरेज से। इसमें जो नंबर ऑफ पैराग्राफ जो है वो कितना 131 है, और इसको 17 ईयर्स लगा था कंप्लीट करने में। तो ये कंप्लीट हुआ था 1849 में और पब्लिश हुआ था 1850 में। इसका ओरिजिनल टाइटल है द वे ऑफ द सोल। और ये सब जो है इम्पॉर्टेंट लाइन्स है पोएम से। दिस बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट दैन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। रिंग आउट द ओल्ड, रिंग इन द न्यू, calm mourn without a sound, calm as to suit a calmer grief. Now we will read about Robert Browning. This is the next poet. Okay. सो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे वो भी इंग्लिश पोएट थे और प्ले राइट थे, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कैम्बरवेल, लंदन में। और इनकी वाइफ का क्या नाम था? एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। और ये किस चीज़ के लिए फेमस थे? ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। मैंने आप लोग को बताया है पिछली वीडियो में कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग इनके पोएम्स कौन कौन से हैं? माई लास्ट टचेज, एंड्रिया डेल सार्टो, फ्रा लिप्पी, ठीक है। तो ये सब जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग के ये सब ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएम्स हैं। अब इनके इम्पॉर्टेंट पोएम्स को देख लेते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट पोएम है पाउलीन, ठीक है। पाउलीन जो है वो 1833 में पब्लिश हुआ था, और ये जो है ये ट्रिब्यूट दिया गया सेली को, ठीक है, डैट इज़ पीबी सेली को, ठीक है। फिर है पैरासेलेसस 1835। देन सॉडेलो भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है 1840 में, जो को 7 ईयर्स लग गया इस पब्लिश करने में इस पोएम को। फिर है पीपा पासेज 1841। प्रोफेरियाज लवर रब्बी बिन इज़रा, ठीक है। फिर माई लास्ट डचेस, ये सब माई लास्ट डचेस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। द पाइड पाइपर ऑफ हैमेलिन। फिर नेक्स्ट पोएम है द लैबोरेटरी। चाइल्ड रोलैंड टू द डार्क टावर केम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। फ्रा लिपोलिपि, ओपनिंग लाइन इसका इम्पॉर्टेंट, आई एम पुअर ब्रदर लिपो बाय यू लीव। एंड्रिया डेल साटो, ये पब्लिश हुआ था किस में? 1855 में। किस में? इन द कलेक्शन मेन एंड वोमेन, ठीक है। सब टाइटल इसका क्या है? द फॉल्टलेस पेंटर। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द फॉल्टलेस पेंटर जो है वो किसका सब टाइटल है, किस पोएम का? तो द आंसर इज एंड्रिया डेल सार्टो, द लास्ट राइड टुगेदर। द नेक्स्ट इज द क्लियन। देन द नेक्स्ट इज अबाउट बॉगलर, that is about a musician. Then Prospice, The Ring and the Book 1868-69. So these are the poems. So रबी बिन इज़रा के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। देखो ये पब्लिश हुआ था किस में, किस कलेक्शन में? ड्रामेटिस पर्सोने में 1864 में। इसका ओपनिंग लाइन जो है, ग्रो ओल्ड अलॉन्ग विथ मी, द बेस्ट इज येट टू बी। तो सपोज ये आपको लाइन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि दिस लाइन इज from which poem? So it was Rabi ben Ezra. Now this is Rabi ben Ezra is famous for Rabbi Abraham ibn Ezra, who was a great Jewish poet and a scholar of the 12th century. So ये जो है ये किसके बारे में है? रबी अब्राहम इबिन एज़रा के बारे में, जो कि एक ग्रेट जूइश पोएट थे और 12th सेंचुरी के स्कॉलर थे। नाउ द नेक्स्ट पोएम इज माई लास्ट डचेस। ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और ये अपीयर्ड किसके कलेक्शन में हुआ था? ड्रामेटिक लिरिक्स इन 1842। 28 राइमिंग कम्प्लेट्स है और आयम्बिक पेंटामीटर में। जो पोएम का जो द पोएम इज प्रिसीडेड बाय द एपिग्राफ, दैट इज फेरारा, ठीक है। पेंटर इसमें कौन है? फ्रा पेंडोल्फ। इसका कंक्लूडिंग लाइन जो है, टेमिंग अ श्रीयू
taming a seahorse thought a rarity which Claus of Innsbruck cast in bronze for me. So ये concluding line है. Now then we will talk about the next poet, that is Matthew Arnold, whose time period is 1822 to 1888. ठीक है, तो ये भी एक विक्टोरियन पोएट थे एंड क्रिटिक ऑल्सो. इनका एजुकेशन जो हुआ था वो विंस्टर कॉलेज रग्बी में हुआ था, रग्बाई. ओके, देन लेटर ही स्टडीड एट बैलियोल कॉलेज ऑक्सफोर्ड. फिर इनको कैरेक्टराइज्ड किया जाता है एज अ सेज राइटर. ये विनर थे किसके? सो ही वॉज अ विनर ऑफ न्यूडिगेट प्राइज, दैट इज़ फॉर पोएम क्रॉमवेल. इनका फर्स्ट वॉल्यूम पोएम क्या था? पोएट्री कलेक्शन, दैट इज़ द स्ट्रेट रेवलर. ठीक है. बाल्डर डेड जो था 1858 में, दिस इज अ पोएम ऑन नॉर्स मिथोलॉजी. तो विच पोएम इज बेस्ड ऑन नॉर्स मिथोलॉजी? दैट इज बाल्डर डेड. Now we will talk about his important poems. First one is Memorial Verses 1850, then Empedocles on Etna and Other Poems, that is 1852, Sohrab and Rustam 1853, The Scholar Gypsy 1853, Rugby Chapel, that is 1867, Tiresias 1865, Doverwich 1867. So these are his important poems. Suppose the question may be asked, Tiresias, it is written by which poet? The option is Matthew Arnold, second option is Robert Browning, third option is Alfred Lord Tennyson. So it is written by Matthew Arnold. Okay, so this types of question may be asked in your exam. Now we will discuss some detail. Okay, अबाउट पोएम्स. ओके, देन मेमोरियल वर्सेस 1850, ये लिखा गया था किसके डेथ पे? वर्ड्सवर्थ के डेथ पे. बट इसके बाद और भी दो पोएट है जिनके बारे में बताया जाता है, दैट इज अबाउट बायरन एंड गोथी. ओके, देन इट इज ऑफ 8 स्टैंजास. ओके, देन ही कॉल्स गोथी एज अ द फिलोसफर ऑफ आयरन एज. Then the next poem is the Sohrab and the Rustam 1853. सबटाइटल क्या है ना? एपिसोड. और ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? पर्सियन एपिक शाहनामह से. Then it is written in 1892 lines, 892 lines in blank verse. ठीक है. Tartars and the Persians are at war. So Sohrab is the hero of the Tartar army. Now the next one is the Scholar Gypsy 1853. ये बेस्ड किस पे? जोसेफ ग्लैनविल, द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग. ये जो एक पेस्टोरल पोयम है. आर्थर हुज क्लो जो है वो फ्रेंड थे आर्थर ह्यूज. इस पोयम में इनको एड्रेस किया गया है एज अ सेफर्ड. ठीक है. एन इम्पोवरिस्ड ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट. ठीक है, जिन्होंने अपनी स्टडीज़ को छोड़ दिया था और बैंड ऑफ जिप्सीज को ज्वाइन कर लिए थे. तो इसमें रूरल जो रस्टिक सीन्स जो होते हैं ना, उनको डिस्क्राइब किया गया है, उनके ब्यूटीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ थायरेसिस. थायरेसिस जो है वो एलिजी है और ये लिखा गया था किसके डेथ पर? उनके फ्रेंड के डेथ पे, दैट इज़ अर्थर हुज. जो टाइटल जो है ये पोयम का कहाँ से लिया गया? थियोक्रिटिस के पोयम से लिया गया है और ये 24 to 40 लाइन्स में ये है पोयम. इसको डिवाइड किया गया 24 मतलब 24 ये पार्ट्स में, और ये 10 लाइन स्टैंजाज है जो कि एम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है. और थायरेसिस जो एक सेफर्ड पोएट है इन वर्जियस 17th इकोलॉग. जो पोयम जो है वो सेट कहाँ पे? कंट्री साइड अराउंड ऑक्सफोर्ड. ओके, जहाँ पे अर्नल्ड और आर्थर ह्यूज जो है वो क्या है, ये दोनों मिलके जो है वहाँ पे बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स को बिताया है. और ये इन्होंने एक ट्री का मेंशन किया, दैट इज नेम इज़ एल्म ट्री. नाउ द नेक्स्ट पोएम इज़ डॉवरविच.
डॉवर बीच जो है 1867 में पब्लिश हुआ था, और ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था किसके कलेक्शन में, न्यू पोएम्स के कलेक्शन में। और अर्नोल्ड ने इस पोएम को लिखा है जब वो अपने हनीमून पे थे एट द स्ट्रेट ऑफ डॉवर, ठीक है। जो पोएम जो है वो ओपन्स होता है थोड़ा नेचुरल डिस्क्रिप्शन के साथ, दैट मीन्स सी का है थोड़ा डिस्क्रिप्शन, थोड़ा टाइड का डिस्क्रिप्शन है। यहाँ का जो फर्स्ट लाइन है वो है द सी इज़ काम टुनाइट, द टाइड इज़ फुल, द मून लाइज fair, but he feels as sad learning the sound of pebbles rocking against the shore. Listen, you hear the grating roar of pebbles which the waves draw back and fling. ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, लेकिन उनको बहुत ही ये फील करते हैं वो सैड, ठीक है, जब वो सुनते हैं पेबल्स के साउंड को, ठीक है। गोस बैक टू द टाइम ऑफ सोफोक्लीज, ठीक है। तो यहाँ पे सोफोक्लीज के बारे में भी मेंशन किया गया है। यहाँ पे सी जो है वो रिप्रेजेंट करता है फेथ को, विच इज़ ग्रेजुअली रिसीडिंग, जो कि वो धीरे धीरे डिसअपेयर होते जा रहा है। एंड सोज द नेकेड सिंगल्स ऑफ द वर्क, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, डार्क कन्फ्लिक्टिंग प्लेस को। और इसका कंक्लूडिंग लाइन है वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लास बाय नाइट, ये जो है इसका क्या है, कंक्लूडिंग लाइन है। तो आप ये डोवर बीच के पोयम को एक डिटेल वीडियो आप पढ़ो, ठीक है, थायरेसिस को पढ़ो, और भी बहुत सारे पोयम्स हैं इनके, मेमोरियल वर्सेस, इनको आप पढ़ो डिटेल में, आप एक बार रीडिंग मारो इसको। Now we will solve the PYQs. Okay, so the PYQs, the first question is the best poems of Matthew Arnold are. First option is lyrics, second is odes, third is elegies, four is sonnets. So the option is elegies. Okay. Now the second one is in memorial verses, Matthew Arnold pays tribute to three great poets. Who are they? बताइए. First option is Goethe, Shakespeare, Wordsworth, Goethe, Shakespeare, Milton, Shakespeare, Milton, Wordsworth. Then fourth option is Goethe, Wordsworth and Byron. So the option was fourth. Okay, Goethe, Wordsworth and Byron. The third question is who wrote the poem The Lady of Shalott? First option is John Case, second is Lord Tennyson, C is Stephen Stember, D is A.K. Ramanujan. So the option is B. Tennyson friend Arthur Henry Hallam died at Rome. Second option is Vienna, third is Paris, fourth is London. Then the option is second, Vienna. Now the next question is your homework. Okay, the number of paragraphs in Tennyson's In Memoriam. So आप लोग इसका आंसर मुझे बताओगे. Now next question is who is known as the master of dramatic monologue? First option is William Shakespeare, second is Wallace Stevens, third is Robert Frost, fourth is Robert Browning. So the answer is Robert Browning. Now the next question is which of the following historical events does Tennyson's poem The Charge of the Light Brigade describe? So first option is the Battle of Hastings, second option is the Wars of the Roses, third option is the Battle of Waterloo, fourth option is the Crimean War. So the option will be the fourth, the Crimean War. सो द वन क्वेश्चन इज़ योर फॉर होमवर्क. सो आप लोग इसके आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के. सो आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा एंड प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.